नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड। ये चैप्टर जो है ना, ये सारा सबके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड में इजी सा है, ये डीएनए है और आरएनए है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पेज पे फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कोई पास ऐसा नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चन ना हो, तो इनको ना ऐसे फिंगर टिप्स में आना चाहिए। छोटा सा पैराग्राफ है। एक तो ये कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। दूसरे नंबर पे डीएनए ने क्या करना है, स्पीशीज़ की आइडेंटिटी मेंटेन करनी है। इसके अलावा सेलुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कुछ ना पास पेपर में दिए मैं वो मैं बता देती हूँ। एक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, उसके अलावा ये साइक्लिक एमपी सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। इसके अलावा ये फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव मतलब जो रिएक्शन होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और कार्बो मेटाबॉलिज्म वगैरह में भी इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद कंपोजिशन है इनकी, कि इसमें न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसमें नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनेगा। अब यहाँ एक डिफरेंस पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड और टाइड में। अगर सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस और कार्बन मतलब शुगर है, पेंटोज शुगर, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट आ रहा है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और ये न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन में इसका एक कोएंजाइम का भी ऐड करना है, कि ये कोएंजाइम के तौर पे ऐड करते हैं। एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। और इसके अलावा ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड करनी है, वो मैंने बता दिया है। और इसमें शुगर जो है ना, प्यूरीन होती है और पायरामिडीन। प्यूरीन्स जो होती है ना, वो सिंगल रिंग होती हैं, और पायरामिडीन डबल रिंग होंगी। और जो प्यूरीन की काउंटिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जबकि पायरामिडीन की क्लॉकवाइज होती है। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज मेजर बेसिस, ये हो गई। और इसके अलावा कुछ और बेसिस भी प्रेजेंट होंगी, ये तो हमें पता ही है कि डीएनए में कौन सी हैं, आरएनए में कौन सी हैं। और उसके बाद माइनर बेसिस जो है ना, वो कभी कभी प्रेजेंट होंगी, मतलब बेसिस की डेरिवेटिव है, लाइक 5 मिथाइल सिस्टीन, 6 मिथाइल एडीन, सूडोयूरासिल N6 वगैरह। और उसके बाद अदर अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बेसिस में जेंथीन, हाइपोजेंथीन और यूरिक एसिड वगैरह। तो प्यूरीन जो होती है ना, प्लांट्स में अक्सर पूछी जाती हैं, तो इनमें कैफीन, थायोफाइलिन और थ्रियोब्रोमीन है। उसके बाद शुगर ऑफ अमीनो एसिड में क्या है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, और राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट है। उसके बाद नोमेनक्लेचर है, इसमें ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात की हुई है, ये वही एफएससी वाली बातें हैं। उसके बाद बाइंडिंग है। अब बाइंडिंग में क्या होगा, जो एक नाइट्रोजनस बेस है ना, उसकी जो कार्बन 1 है, वहाँ पे आके नाइट्रोजनियस बेस ने अटैच होना है C1 पे। और C3 या C5 पे जो है ना, OH ग्रुप ने ऐड होना है। मोस्टली C5 पे बाइंड होता है, लेकिन कभी कभी C3 पे भी होता है। तो अगर 5 पे बाइंड है तो हम उसको 5 प्राइम वाली बेस कहेंगे, और 3 पे बाइंड है तो 3 प्राइम वाली बेस कहेंगे। उसके बाद डाई और ट्राईफॉस्फेट बनाएंगे, ये आम सी बात है। उसके बाद है प्यूरिन और पायरामिडीन एनालॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पास्ट में ये भी अक्सर आ जाता है, ये आ जाता है, ये दूसरा आ जाता है। कोई पास्ट होगा जिसमें दूसरे दूसरे हैं, वरना ये ज़्यादातर यही आते हैं। तो एलोपुरिनोल है, जो कि यूरिक एसिड और गाउट वगैरह की ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। इसके अलावा 5 सूडोयूरासिल, 5 मार्केप्टोप्यूरिन, 8 एज अ गुआनिन, फिर 3 डीऑक्सी यूरिडीन, 5 6 एज अ यूरिडीन, और 6 एसिटाडीन, और 5 आयोडोयूरिसिल। ये कैंसर की ट्रीटमेंट ये यूज़ होते हैं। ये अक्सर ऐसे क्यों में पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन से कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ये सारे नाम लिखने होते हैं, 3 नंबर का आ जाता है, तो इनके ना सबके नाम अच्छे से याद करने हैं। देखिए, फर्स्ट इज मार्केप्टोप्यूरिन, फिर उसके बाद है एजागुआनिन वाला एक है, 8 एजागुआनिन, फिर यूरिडीन वाले 3 आएंगे, 3 डीऑक्सी यूरिडीन, 5 6 एजायूरिडीन, और फिर 6 एजासाइटिडीन, और 5 आयोडोयूरिसिल। उसके बाद एज़ा थायोप्रीन है। ये जो होती है ना, ये टिश्यू रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है जब ट्रांसप्लांट करेंगे। उसके बाद है एरेबिनोसाइल एडिनिन। ये जो होती है ना, वायरल डिजीज़ और न्यूरोलॉजिकल डैमेज को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगी। और उसके बाद अरेबिनोइल सिस्टीन जो है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन में और कैंसर थेरेपी में यूज़ होगी। और नेक्स्ट जो है ना, जुडोविडीन और गुआनाडाइडिनोसिन, ये जो दोनों है ना, ये एड्स की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये भी अक्सर ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मतलब एड्स की ट्रीटमेंट में कौन सा यूज़ होता है, तो इतनी छोटी सी बात है, ये अक्सर पूछी जाती है। तो ये जो टॉपिक है ना, पेज 73 मेरे पास है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की वही पुरानी बातें हैं कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। इसमें शुगर कौन सी हैं, GMP CMP, ये सारी बातें हैं। उसके बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि 3 5 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद चार्गफ रूल है कि प्यूरीन और पायरामिडीन जो होती है ना, इनकी
अमाउंट इक्वल होती है। मतलब इसको याद करने के लिए ऐड गवर्नमेंट कॉलेज, एडेनिन और थायामीन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो एडेनिन थायामीन मतलब एट, ये दोनों इक्वल हैं और साइटोसिन और गुआनिन इक्वल होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डीएनए है। डीएनए के ये अक्सर इसी ना प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। तो ये क्या होगा, टू इसमें चेंज हैं, एंटी पैरेलल रन कर रही है, मतलब एक 5 to 3 में, दूसरी 3 to 5 में। इसकी विड्थ जो है ना 2 नैनोमीटर है और इसके 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न होगा जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होंगे। उसके बाद इसमें हाइड्रोफिलिक रिएक्शन होंगे, इंट्रैक्शन होंगे, जो कि डीऑक्सीफॉस्फेट वो है बैकबोन है, और हाइड्रोफोबिक बेसिस के दरमियान में रिएक्शन होंगे, वो इंट्रैक्शन होंगे सॉरी। और उसके अलावा ये चेन्स कम्प्लीमेंट्री हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही हैं, बेस पेयर अरेंजमेंट जो है ना वो एट गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब ए टी और जी और सी के दरमियान में। फिर ये बताना है कि इनमें कौन सा मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं, और चार्गेफ रूल बताना है। और इसके अलावा ये बताना है कि एक जो स्टैंड है उसे सेंस कहेंगे, दूसरा जो अपोजिट है उसको एंटी सेंस कहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी अक्सर प्रॉपर्टीज़ में पूछ लेती हैं, तो ईजी सी हैं, इनको याद कर लेना है बस। उसके बाद कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, इतना भी नहीं है। ए ई और जी, इसकी सी फॉर्म है, मतलब ए बी सी डी ई और एक जी फॉर्म, ये 6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ए फॉर्म जो है ना, इसकी 3 बातें याद करनी है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, 11 बेस पेयर हैं और 20 डिग्री का एंगल है अवे फ्रॉम एक्सिस। उसके बाद जी फॉर्म है, जी जो है ना ये लेफ्ट हैंडेड है और 12 बेस पेयर पर टर्न है, वहाँ 11 थी, यहाँ पर 12 है। ये 2 बातें याद करनी है। और जिग जैग लाइक है, जी से याद करना है कि जिग जैग लाइक है, और इसने जी एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है। नेक्स्ट इज अदर टाइप ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, तो इसमें बेंड डीएनए। बेंड डीएनए क्या होगा कि डीएनए स्ट्रैंड जो होंगे ना वो रिजिड और स्ट्रैंड हो जाएंगे, और इसमें ना माइनर ग्रुप्स ही आ जाएंगी। तो इसकी वजह से इसकी काज क्या है, कोई मिसप्लेसिंग हो गई है या कोई फोटोकेमिकल डैमेज हो गया है, या फिर एक ड्रग होती है सिस्प्लास्टिन, उसकी वजह से ये बेंड डीएनए अक्सर पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट इज ट्रिपल और फोर्थ स्टैंडर्ड। जो ट्रिपल स्टैंडर्ड है ना, इसमें क्या होगा, 3 पेयर बनेंगे, मतलब ए और टी सीक्वेंस बन रहा था तो एक और ए आ जाएगा, या फिर ए टी टी या टी ए टी सीक्वेंस, या फिर सी जी सी सीक्वेंस, मतलब एक ट्रिपल पेयर आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इनके दरमियान में रिपल्शन होगी, ये इतना स्टेबल नहीं होगा। फिर होता है फोर्थ स्टैंडर्ड, इसमें क्या होगा, गुआनिन की वजह से अगर हाई गुआनिन है तो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनेगी, और उसको जी क्वार्टेट कहेंगे या जी ट्राटाप्लेक्सिस। ये जो होते हैं ना, ये टेलोमेर्स एंटी कैंसर कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये स्टेबल तो है नहीं, इन्होंने जाके ना सारी जीन्स वगैरह को ब्रेक कर देना है, और मतलब जो डैमेज सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद साइज़ है, कि साइज़ किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें बेस पेयर्स की सौ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर माइक्रोमीटर में, ये इसको रीड देते नहीं है और बस। और उसके बाद है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डीनेचरेशन कहेंगे। अब एक टेम्परेचर होता है जिस पे डीनेचरेशन होती है, इस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वो टेम्परेचर जिस पे हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस हो रही है वो मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब इसमें जो जिसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लाइक अगर 35% जी सी कंटेंट है तो इसका टेम्परेचर 65 है। इसी तरह से अगर 50% जी सी कंटेंट प्रेजेंट है और 60% 80, तो इसका टेम्परेचर 70 होगा। अब रीनेचरेशन क्या है कि फिर से दोनों स्ट्रैंड है ना वो ज्वाइन हो रहे हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है ना, सिंगल एक रिंग बना देगा, डबल रिंग, और उसको हम वो कहते हैं पेरोक्सीसोम्स कहते थे शायद। और लेकिन जो यूकैरियोट्स में ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। डीएनए ना मतलब क्रोमेटिन में ऑर्गेनाइज होगा और फिर क्रोमोसोम बनाएगा। अब क्या होगा, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है ना, इसमें एक प्रोटीन होती है हिस्टोन। इसकी हिस्टोन की बहुत सी फॉर्म होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन होंगे, इनके 4 यूनिट्स हैं। इनके अलॉन्ग जो होगी ना हिस्टोन की 2 चेन्स रैप करेंगी, मतलब सेंटर में जो है ना हिस्टोन पड़ी हुई है, इसके गिर्द जो है ना वो डीएनए के 2 स्ट्रैंड मतलब उसको सराउंड कर रहे हैं। तो ये क्या बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहेंगे। अब जो न्यूक्लियोसोम है ना, इसने फिर फर्दर फोल्ड होना है। अब इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि इसने जैसे ना एक स्ट्रिंग होती है ना जिसपे साइड पे बीड्स लगे होते हैं, तो ये वैसे अपीयर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद फिर क्या होना है, ये 10 नैनोमीटर फाइबर है, इसने फर्दर फोल्ड होना है, 30 नैनोमीटर फाइबर बनानी है और सिलिनॉइड स्ट्रक्चर बनानी है। पहले न्यूक्लियोसोम बना, फिर बीड्स ऑन स्ट्रिंग बना, उसके बाद स्लिनॉइड स्ट्रक्चर बना। उसके बाद क्या होगा, स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन होंगे कि फर्दर 30 नैनोमीटर, मतलब ये छोटी होती जाएगी ना लेंथ, 10 नैनोमीटर से 30 और 30 से फर्दर कम होगी, और स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन में बन के ना एक ये बिल्कुल कॉइल्ड सी वो बन जाएगी,
क्रोमाटिन बन जाएगा, क्रोमाटिन जो है ना ये फोल्ड होकर क्रोमोसोम बना देगा। नेक्स्ट इज आरएनए। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए और आरएनए में कोई न्यू बात नहीं है। इसमें क्या होगा, वहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, यहाँ पे राइबोस शुगर होगी, वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, ये डबल स्ट्रैंडेड था डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। इसके अलावा यहाँ पे यूरासिल होगी, वहाँ थायामीन थी डीएनए में। और उसके बाद चार्गिल रूल जो था ना, वहाँ पे डीएनए में फॉलो हो रहा था, यहाँ पे फॉलो ही नहीं होना क्योंकि स्ट्रैंड ही एक ही है। उसके बाद इसमें अल्कलाई हाइड्रोलाइसिस की वजह से ये ब्रेक हो सकता है, जबकि डीएनए नहीं होता। और इसके अलावा ऑर्सिनोल की प्रेजेंस में ना मतलब कलर रिएक्शन जो होता है आरएनए देता है, क्योंकि इसमें राइबोस प्रेजेंट है, डीएनए नहीं देता। इसकी टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स, अक्सर इनमें से कोई एक पूछी जाती है तो इनको अच्छे से कर लेना। इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वही याद करने हैं। मैसेंजर आरएनए है, और ये जो टेबल दी हुई है ना, इनके फंक्शन एक एक याद कर लेना है, ये जो टेबल दी हुई है, टेबल 5.3। नेक्स्ट इज मैसेंजर आरएनए। ये क्या है, हाइड्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, और प्रोटीन सिंथेसिस करना है, शॉर्ट शॉर्ट हाफ लाइफ है, और इसके अलावा वेट इसका हाई है। इसकी एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो है ना वो 7 मिथाइल जीटी से बना हुआ है, जीटीपी से, और जो टेल है ना वो 3 बार टर्मिनल पे है और पोली आर टेल है। और इसके अलावा इसमें मिथाइल 6 मिथाइल एडिनाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं। बस ये थोड़ी सी बातें याद करनी है। प्रोटीन सिंथेसिस याद करना है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, इसका हेड क्या है, टेल क्या है, बस इतनी सी बातें हैं। ट्रांसफर आरएनए है, 71 to 80 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, अक्सर ये ना एमसीक्यूज में आ जाता है। उसके बाद ये है कि इसकी क्लोवर लीफ लाइफ अपेयरेंस है। इसके 4 आर्म्स होंगे, एक इसकी एक्सेप्टर आर्म है जहाँ पे आके अमीनो एसिड ने बाइंड करना है, दूसरी है एंटी कोडॉन जिसपे एंटी कोडॉन आर्म पे कोडॉन ने आके बाइंड करनी है और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। उसके बाद डी आर्म है जिसमें डीऑक्सीयूरिडीन प्रेजेंट है। फिर एक है टी साई सी आर्म, इसमें सीक्वेंस होता है टी, सूडोयूरासिल और साइटोडिन, इसलिए इसको टी साई सी कहते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल आर्म। वेरिएबल जो है ना वो उस पर मतलब कोई भी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो इसकी भी 2 क्लासेस हैं, एक क्लास 1 है और क्लास 2। क्लास 1 में कम बेस पे हैं 3 to 5, और जो क्लास 2 है ना इसमें 13 to 20 बेस पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट है, और इसका साइज दिया हुआ है, और इसने ये क्या करना है, यहाँ पे प्रोटीन्स बनानी है कि मैसेंजर आरएनए को ना राइबोसोम से बाइंड करना है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। उसके अलावा अदर आरएनए वही टेबल वाले हैं। और एक लास्ट बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ना वो आरएनए विद कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, सॉरी इंजाइम्स होते हैं जो जिनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको हम राइबोजाइम्स कहेंगे। दैट्स ऑल।